गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथ्स उत्तरकलन हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रीमान समाकल। तो देखिए साथियों, हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ने होंगे। यहां पर मैंने उन्हीं टॉपिकों को सर्वप्रथम लिया है जो सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, सैवृत अंतराल का विभाजन या पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है और ये टॉपिक इस चैप्टर का आधार है साथियों। सेकंड क्वेश्चन यहां से क्या पुटअप हो सकता है, विभाजन का शोधन या सूक्ष्मकरण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डार्बू योग। डार्बू योग आपको पूछ लिया गया है, तो डार्बू योग का अर्थ ऐसा समझिए, निम्न डार्बू योग और ऊपरी डार्बू योग दोनों का जिक्र करना है हमें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। उससे अगला क्वेश्चन रीमान समाकल। रीमान समाकल का जिक्र होने का मतलब ये क्या हुआ, निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकल दोनों से है साथियों और दोनों की डेफिनेशन ही हमें लिखनी होगी। तो देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है, समाकलनीयता के लिए रीमान कसौटी को परिभाषित कीजिए। छठा क्वेश्चन समाकलन फलन और सातवां क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है साथियों, पूर्वक को परिभाषित कीजिए। और आठवां क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है, समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय। तो ये देखिए साथियों, इसका स्टेटमेंट भी हमें याद करना है। तो देखिए साथियों, सर्वप्रथम यहां पर सेक्शन ए के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और सेक्शन बी और सी के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यहां पर तो केवल और केवल साथियों आपको स्टेटमेंट याद करना है। सेक्शन ए के अंदर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसका स्टेटमेंट पूछा जाएगा और ये थ्योरम है साथियों, वो कई बार आ चुकी है एग्जाम के अंदर, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। अब यहां पर सेक्शन ए के अंदर जो थ्योरी पार्ट के अंदर क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहां पर साथियों पुटअप किया है। बाकी और 1 नंबर 2 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैंने जो यहां पर टॉपिक लिए हैं वो थ्योरी पार्ट पे आधारित है। इन सभी टॉपिकों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, लेकिन इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ उन पे चर्चा कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी में जर्मन गणितज्ञ रीमान, पर आप देख सकते हो साथियों, रीमान है वो एक जर्मन गणितज्ञ था। तो इसने क्या किया, सर्वप्रथम समाकलन की परिभाषा विश्लेषिक दृष्टिकोण के आधार पर दी थी और ज्यामितीय परिकल्पना से मुक्त थी। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर साथियों। देखिए साथियों, हम सैवृत अंतराल का विभाजन या पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल इसको परिभाषित करेंगे। अगर देखिए साथियों, इस टॉपिक को आपने सही ढंग से समझ लिया, टॉपिक को इस चैप्टर का आधार बोलूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जगह हम कोई भी क्वेश्चन क्यों न स्टार्ट करें तो यहां पर इस टॉपिक का तो उपयोग नहीं होने वाला है साथियों। तो सर्वप्रथम हम सैवृत अंतराल का विभाजन इसको समझते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, सैवृत अंतराल का विभाजन पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल। सर्वप्रथम मैं यहां पर माना आई बराबर कोई सैवृत अंतराल ए बी लेता हूं साथियों और इस सैवृत अंतराल ए बी को मैं n भागों के अंदर विभाजित करता हूं और विभाजित करने के बाद में जो मेरे पास बिंदु प्राप्त होंगे उन बिंदुओं को एक समुच्चय के अंदर मैं इकट्ठा कर लेता हूं साथियों। तो वो समुच्चय मेरे पास क्या बनेगा, तो देखिए साथियों, यहां पर सर्वप्रथम माना आई बराबर ए और बी सैवृत अंतराल लिया है मैंने। इस सैवृत अंतराल को मैं n भागों के अंदर विभाजित करता हूं, n भागों में विभाजित कर लेता हूं साथियों। विभाजित करने के बाद में जो मेरे पास बिंदु प्राप्त होंगे उन बिंदुओं का एक समुच्चय बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, मैं एक समुच्चय बनाऊंगा। वो समुच्चय मेरे पास देखिए साथियों क्या बनकर आएगा, यहां पर पार्टीशन कर रहा हूं तो यहां पर मैंने पी से प्रेजेंट कर दिया है और समुच्चय मेरे पास क्या बनेगा, देखिए साथियों, यहां पर मेरे पास पहला बिंदु है वो ए है। पहला बिंदु क्या है, ए। यहां पर n भागों के अंदर विभाजित करने के बाद में पहला बिंदु मेरे पास यहां पे ए को मैंने x0 मान लिया है, क्योंकि सैवृत अंतराल लिया है मैंने और सैवृत अंतराल लेने का अर्थ ये हुआ इसके जो छोर बिंदु है वो भी इसके अंदर सम्मिलित होंगे साथियों। तो इसलिए मैंने पहला बिंदु a बराबर x0 मान लिया है। उसके बाद में अगला बिंदु x1 है, x2, x3,
डैश 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 इस तरीके से xn तक मान चलते रहेंगे। और xn को मैंने b बोल दिया है क्योंकि सैवरत अंतराल है, b भी यहाँ पर सम्मिलित रहेगा। तो ये मेरे पास एक समुच्चय आ गया है। समुच्चय प्राप्त हो जाने के बाद में यहाँ पर अंतराल AB का विभाजन कहलाता है। ये अंतराल AB का क्या कहलाएगा? विभाजन कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए साथियों, हम एक बात ये भी जानते हैं, जब इन बिंदुओं को संख्या रेखा पे प्रेजेंट करेंगे तो देखिए साथियों हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक संख्या रेखा ले ली है और यहाँ पर देखिए साथियों संख्या रेखा लेने के बाद में यहाँ पर मैंने सैवरत अंतराल को प्रेजेंट कर दिए। और ये मेरे पास साथियों यहाँ पर सैवरत अंतराल को प्रेजेंट करने का अर्थ ये हुआ, ये बिंदु A है और ये बिंदु मेरे पास क्या है? B है। जो मैंने यहाँ पर पार्टीशन किया है इन बिंदुओं का, इन बिंदुओं को यहाँ पर इस संख्या रेखा पे मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए साथियों x0, x1, x2 समान अंतराल पर हो ये आवश्यक नहीं है, ये बिंदु आगे पीछे कहीं पर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो मान है मैंने a बराबर x0 ले लिया साथियों, और दूसरा यहाँ पे x1 मान ले लिए और यहाँ पर मैंने x2 मान ले लिया साथियों और x3 मान ले लिए। इस प्रकार से n तक हमारे मान है वो चलते रहेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में मान लीजिए मेरे पास कोई xr बिंदु है। कौन सा बिंदु है? xr बिंदु है। तो इससे पहले xr-1 बिंदु भी अवश्य होगा। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास, तो उसके बाद में देखिए साथियों मैंने यहाँ पर अंतिम बिंदु है वो xn बराबर b मान लिया है। तो xn से पूर्व बिंदु xn-1 अवश्य होगा साथियों। संख्या रेखा पे मैंने इन बिंदुओं को प्रेजेंट करके दिखला दिए। और यहाँ पर संख्या रेखा पर जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो सभी के सभी मान है वो बढ़ते क्रम में होते हैं साथियों। कौन से क्रम में होंगे? बढ़ते क्रम में होंगे। लेकिन मैंने तो यहाँ पर ऐसा बोला है कि यहाँ पर जो अंतराल है वो समान होने आवश्यक है नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये तो आवश्यक है कि संख्या रेखा पर हम बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ रहे हैं तो x0 छोटा है, x1 बड़ा है, फिर x2 बड़ा है, x3 बड़ा है, फिर इससे बड़ा अगला अगला मान ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें साथियों, यहाँ कह सकते हैं कि जहां a बराबर x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 डैश डैश, यहां पर मैं xn को प्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब b लेस देन xn-1 और लेस देन xr। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि पार्टीशन है वो आप समझ गए होंगे। पार्टीशन समझने के बाद में देखिए साथियों, यहां पर देखिए साथियों x0 और x1, यहां पर इन दोनों का जो समुच्चय बनेगा इसको मैं I1 नाम दे देता हूं। यहां पर मैंने x0 लिख लिया, यहां पे x1 लिख लिए, इसको मैं I1 बोल देता हूं। x1 और x2 का जो समुच्चय बनेगा, x1 और x2 का जो समुच्चय बनेगा इसको मैं I2 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं साथियों? I2। इस प्रकार से मेरे पास अनेक उप अंतराल बनेंगे। क्या बनेंगे? अनेक उप अंतराल बनेंगे। तो यहां पर देखिए साथियों I1 बराबर x0 x1 और I2 उप अंतराल बराबर यहां पर देखिए साथियों x1 x2। तो इस प्रकार यहां पर मेरे पास देखिए साथियों IN-वां अंतराल है वो xn-1, xn प्राप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बीच में देखिए साथियों xr-वां अंतराल भी यहां पर मिलेगा हमें, तो इसको मैं xr-1, xr बोल देता हूं। क्या है? xr-1 और xr बोल देता हूं। तो यहां पर ये AB सैवरत जो अंतराल है इसके उप अंतराल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उप अंतराल कहलाएंगे, उप अंतराल। और देखिए साथियों उप अंतराल की अगर हमें लंबाई ज्ञात करनी हो, लेंथ अगर हमें निकालनी हो, तो हम देखिए साथियों कौन सा फॉर्मूला है वो उपयोग में लेते हैं। देखिए साथियों सैवरत अंतराल AB की जब हम लंबाई निकालते हैं तो यहां पर B बिंदु में से A बिंदु को हम घटाते थे। अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को जब हम घटा देंगे तो यहां पर लेंथ निकल कर आ जाएगी हमारे पास। लेकिन उप अंतराल की हम लंबाई है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? मान लीजिए देखिए साथियों 8वें उप अंतराल और इसकी लंबाई हम निकाल लेते हैं। अगर व्यापक रूप के अंदर हम
यहां पर आरवें उप अंतराल की लंबाई अगर निकाल लेते हैं तो प्रत्येक उप अंतराल के लिए वो फॉर्मूला है वो अप्लाइड होगा साथियों। तो यहां पर आई आर बराबर एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर, ये इस संख्या रेखा पे कहीं ना कहीं एक उप अंतराल होगा, और इस उप अंतराल की जब हम लंबाई अगर ज्ञात करते हैं तो साथियों एक ही फॉर्मूला रहेगा, एक्स आर में से एक्स आर माइनस 1 बिंदु को जब हम घटा देंगे तो वो मान हमारा डेल्टा आर के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा आर। तो यहां पर देखिए साथियों, जो उप अंतराल की जो लंबाई है उसको मैंने डेल्टा आर से प्रेजेंट किया है, और यहां पर कई बुकों के अंदर आपको डेल्टा आर इस तरीके से भी मिल जाएगा साथियों। तो यहां पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है साथियों। यहां पर मैं जो उपयोग करने वाला हूं वो इस डेल्टा को उपयोग करने वाला हूं प्रत्येक जगह। तो यहां पर आप देख सकते हो, उप अंतराल की अगर हमें लंबाई निकालनी हो तो यहां पर अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटा देना साथियों, वो हमारा लेंथ ऑफ द इंटरवल या सब इंटरवल उप अंतराल की लंबाई है वो निकल कर आ जाएगी। उसके बाद में साथियों विभाजन P का मानक, ये हम समझते हैं विभाजन P का मानक। और यहां पर मानक बोले तो देखिए साथियों, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, यहां पर नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। अब यहां पर देखिए साथियों, किसी भी विभाजन बिंदु P का जो मानक हमें ज्ञात करना हो और इसका जो संकेत है वो साथियों नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, इसका संकेत ये है। इसका अर्थ ये हुआ साथियों, हमारे पास यहां पर अनेक उप अंतराल है, लेकिन इन उप अंतरालों के अंदर हम जब लंबाई निकालते हैं तो एक अंतराल तो अवश्य ही इसके अंदर बड़ा होगा, बाकी सभी क्या है इनसे छोटे होंगे मान। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर तो पर्टिकुलर हमने बिंदु है वो ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर प्रेजेंट किए, लेकिन उसके बाद में हमने उप अंतराल ज्ञात किए हैं। इन उप अंतरालों की जब हम लंबाई निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास देखिए साथियों n तक मान ले रखे हैं, तो यहां पर इन n मानों में से एक उप अंतराल है वो तो अवश्य ही बड़ा होगा। देखिए साथियों, उस अंतराल को ही हम विभाजन P का मानक बोलते हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि यहां पर विभाजन P का जो मानक है वो बात आपको समझ में आ गई होंगी। और गणितीय भाषा के अंदर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए साथियों, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन P बराबर यहां पर मैक्सिमम मान लिया जाएगा, यहां पर मैक्सिमम में मान लिया जाएगा वो किससे? यहां पे डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब यहां पर हम जो लंबाई निकाल रहे हैं वो यहां पर सबसे जो बड़ा मान प्रेजेंट करेगा वो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन के बराबर मान होगा। और यहां पर आर का मान साथियों 1 2 डैश डैश n तक हम ले सकते हैं। इस प्रकार यहां पर साधारण भाषा के अंदर मैं बोलकर बताऊं तो मान लीजिए साथियों, यहां पर जो पहले अंतराल की लंबाई हमने अगर निकाली तो 2 आ गया मान, और इसकी लंबाई जब हमने निकाली तो 3 मान आ गया। इसकी जब हम लंबाई अगर निकालते हैं साथियों तो मान लीजिए यहाँ पे 100 आ जाता है, और इसकी लंबाई जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर 200 मान आ जाता है। अब यहाँ पर हमें अगर इसका विभाजन P का मानक ज्ञात करना हो, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन अगर निकालना हो, तो यहां पर जो मैक्सिमम जो यहां पर लेंथ होंगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो 2 3 100 और 200 के अंदर सबसे बड़ा मान कौन सा है? 200। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 200 होगा। क्या होगा साथियों? 200 होगा। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि नॉर्म ऑफ द पार्टीशन है वो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद में देखिए साथियों, सेवरत अंतराल AB के समस्त यथासंभव विभाजनों के समुच्चय को गहरे काले अक्षर के अंदर P प्रेजेंट किया गया और उसके बाद में सेवरत अंतराल लिखा गया साथियों। तो यहां पर समस्त जो विभाजन हो जाएंगे और उसका जो समुच्चय बनेगा हमारे गहरे काले अक्षर के अंदर P अगर कहीं पर भी मिल जाए तो ऐसा समझिए जो विभाजनों का जो हमारे पास समुच्चय या सेट प्राप्त हुआ है उसको प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में अगला टॉपिक क्या है साथियों? विभाजन का शोधन या सूक्ष्मकरण। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या P और P डैश बिलोंग्स टू P A और B, यहाँ पर आप देख सकते हो गहरे काले अक्षर के अंदर P लिखा गया है। यहाँ पर जो हमने सभी समुच्चय यहाँ पर प्रेजेंट किए थे पहले, जैसे I1 I2 I3 डैश डैश IN, और उसके अंदर 2 समुच्चय मेरे पास, एक तो P है और एक P डैश है साथियों। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये कह रहा है P है जो P डैश का क्या है? सबसेट है। तो विभाजन P डैश
पी का शोधन कहलाएगा साथियों। क्या कहलाएगा? पी का शोधन कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पी का प्रत्येक विभाजन बिंदु पी डैश का भी विभाजन बिंदु है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप विभाजन का शोधन या सूक्ष्मकरण इसको भी समझ गए होंगे। ये पॉइंट साथियों यहां पर इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन आपको गहरे पी का अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। यहां पर जितने भी संभव विभाजन समुच्चय बन सकते हैं उन सभी को ये पी गहरा जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद में देखिए साथियों, यहां पर अगर हम एक एग्जांपल लेकर देखें तो P1 और P2 बिलोंग्स टू PAB, यहां पर गहरे काले अक्षर के अंदर प्रेजेंट किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ P1 और P2 इसी के दो पार्ट है। तो स्पष्ट है कि विभाजन P जहां P बराबर P1 यूनियन P2, विभाजन P1 तथा P2 का शोधन विभाजन हो तथा ये P1 और P2 का उभयनिष्ठ शोधन भी कहलाएगा साथियों। उसके बाद में देखिए साथियों, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है। यदि फलन f अंतराल AB में परिबद्ध है तो फलन इसके प्रत्येक उप अंतराल xr-1, xr n में भी क्या होंगे, यहां पर r का मान हम 1 2 3 n तक लें, में भी क्या है, परिबद्ध होता है। उसके बाद में देखिए साथियों, इस चैप्टर के अंदर हम बार बार स्मॉल m और कैपिटल M का जिक्र करेंगे। तो स्मॉल m और कैपिटल M क्या चीज है, यहाँ पे जो हमने फलन लिया है जो सैवरत अंतराल AB में क्रमशः यहाँ पर स्मॉल m तो निम्नक को प्रेजेंट करेगा और कैपिटल M है वो उच्चक को प्रेजेंट करेगा साथियों। निम्नक को हम GL भी बोलते हैं। यहां पर देखिए साथियों, GL भी कहीं पर भी अगर आपको लिखा मिल जाए तो इसका अर्थ ये हुआ साथियों ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखिए साथियों, हमने पूर्व के अंदर इस बुक के अंदर GLB और LUB का अध्ययन किया होगा। तो यहां पर GLB का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और LUB का होता है लिस्ट अपर बाउंड।